Hello students, how are you doing? Let's start the next topic of electricity chapter, heating effect of current. In our earlier classes we have learnt three effects of electricity. First, heating effect, second, magnetic effect, third, chemical effect. But in this class we will learn two effects mainly in physics, heating effect and magnetic effect. So let's start heating effect of electric current. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा है कि जब कभी भी किसी भी वायर से करंट पास होता है, ठीक है, तो हमेशा उसमें एक रेजिस्टेंस होता है. हर वायर के पास एक अपना एक रेजिस्टेंस होता है. अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस हमें पता है, हमने कंडक्टर, गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर डिफाइन किए हुए हैं. तो जब भी किसी हाई रेजिस्टेंस वायर से, यानी जिसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं हो सकता, तो क्या होगा, उसमें जो वायर होगा उसमें रेजिस्टेंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होने लगेगी? हीट. क्या होने लगेगी? हीट. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, रेजिस्टेंस वायर बिकम हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट. वो क्या करता है? वायर हॉट हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करने लगता है. एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. इसके बारे में हमें जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने बताया था, जो कि जॉन डॉल्टन के स्टूडेंट थे. आपने 9th क्लास में जॉन डॉल्टन का नाम पढ़ा था, ये उनके ही स्टूडेंट थे. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, ये आता कैसे? जस्ट इमेजिन कि एक कॉपर का वायर है हमारे पास, ये एक कॉपर वायर है, और आपको पता है कॉपर वायर में क्या होते हैं? कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये जो ई दिख रहा है ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. और ये क्या है? पॉजिटिव आयन. ये क्या है? जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो क्या बचता है? पॉजिटिव आयन बचता है. बचता है ना, पॉजिटिव आयन बचा ना हमारे पास. तो ऐसे ही बहुत सारे कॉपर आयन होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है. तो मान लेते हैं कि एक सर्किट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? सर्किट बनाते हैं. तो ये देखो, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसे हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और ये निगेटिव है तो ये निगेटिव से जोड़ दिया. ठीक है. अब आप देखिए यहाँ पर कि जो करंट है, ठीक है, वो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलता है, यानी कि वो कुछ इस तरीके से जाएगा. जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी ना, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगी. और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर होगा? इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो ना आप, ये इस तरफ मूव कर रहे हैं, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. तो ये मोशन किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का. ठीक. तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और सब्सटेंस में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोलिजन बहुत ज़्यादा होंगे. रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है? कोलिजन की वजह से होता है. तो जब ज़्यादा कोलिजन होंगे तो ज़्यादा एनर्जी रेडिएट होगी. ज़्यादा एनर्जी रेडिएट होगी तो ज़्यादा एनर्जी रेडिएट होने की वजह से क्या होगा? हीट बनेगी. अब एक चीज़ बहुत ध्यान से समझने वाली है. देखो, ये डायग्राम आप ध्यान रखिएगा और बना भी लीजिएगा. जो सब्सटेंस होते हैं हमारे, ठीक है, उनमें क्या होता है? जब हाई रेजिस्टेंस होगा और करंट फ्लो होगा, तो जैसे ही करंट फ्लो करेंगे हम हाई रेजिस्टेंस वायर में, क्या फ्लो करेंगे? करंट. ठीक है. तो जब करंट फ्लो होगा तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट स्पीड तक बढ़ेंगे. वो क्या गेन करेंगे? ड्रिफ्ट स्पीड. अब इससे ज़्यादा स्पीड तो वो गेन कर नहीं सकते. हम ये लोग पढ़ चुके हैं थर्मल स्पीड और ड्रिफ्ट स्पीड. लेकिन हाई रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा? एनर्जी तो उसमें कोलिजन की वजह से बनी रही होगी. तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट होने लगेगी? हीट में. किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट में. तो यानी ये जो है ड्रिफ्ट स्पीड, इसकी वजह से तो करंट फ्लो करेगा, और इस काइनेटिक एनर्जी जो एक्स्ट्रा है इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाएगी. ठीक है. तो ये आगे मैंने समझा भी रखा है इस बात को. कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? कॉज्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज कैरियर एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है? कोलिजन होता है. इनके बीच में क्या होती है? टक्कर होती है ना. कोलिजन ही तो होता है इंटरेक्शन. तो इन कोलिजन्स की वजह से क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना. और अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ कंडक्टर क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एक्सेलरेट चार्ज कैरियर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गिविंग देम काइनेटिक एनर्जी. उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है. अब उनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को तो केवल ड्रिफ्ट स्पीड देगी ना. अब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड से ज़्यादा तेज जा नहीं सकते और एनर्जी बढ़ती ही रहेगी टक्कर होने की वजह से.
ठीक है, मतलब कि एनर्जी केवल जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट रहने वाली है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन एनर्जी भी बनती रहेगी लगातार। तो कांस्टेंट एनर्जी के बाद जो एनर्जी बचेगी वो क्या करने में काम करेगी, एनर्जी को बढ़ाएगी, वो पार्टिकल को गर्म कर देगी। क्या होगी, द पार्टिकल्स आर स्कैटर, डायरेक्शन ऑफ बिकम्स, ये हो गया बिकम्स रैंडम, रैंडम हो जाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो किस में कन्वर्ट हो जाती है, थर्मल एनर्जी में, जो हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो अगर हम इसका डेरिवेशन निकालें तो क्या है, मान लिया कि जो हमारा चार्ज है कोई, ये हमारा करंट है आई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई। ठीक है, और कोई क्यू चार्ज है, कोई क्यू चार्ज है जो ए से बी तक जा रहा है। किधर जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है। तो उसे क्यू चार्ज को ए से बी तक जाने में, क्यू चार्ज को, ठीक है, थोड़ा पेंसिल को पतला कर लेते हैं, क्यू चार्ज को, यहाँ पर जो क्यू चार्ज है इसे ए से बी तक जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो वर्क जो हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू क्यू हो जाएगा ना। तो वर्क डन इन मूविंग ए टू बी किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू के बराबर हो जाएगा। अब क्यू किसके बराबर होता है, आई टी के बराबर होता है ना। करंट किसके बराबर होता है, टाइम इंटू सॉरी चार्ज किसके बराबर होता है, आई टी के बराबर होता है ना। क्यू इज इक्वल टू आई टी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हम ये क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू में उठाकर यहाँ पर क्यू की जगह पे वी इंटू टी रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर इसे देखो तो ये हो जाएगा वी इंटू आई टी हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया हमारा, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू आई टी। अब वर्क डन ही एनर्जी दे रहा है, उस वर्क डन की वजह से तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अगर ये वर्क ना हो, अगर ये काइनेटिक एनर्जी ना प्रोड्यूस हो, अगर ये टक्कर ना हो, तो ये कुछ भी नहीं होने वाला। तो जब वर्क हो रहा है तो वही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम वर्क को ही, डब्ल्यू को किसके बराबर लिख सकते हैं, हीट के बराबर लिख सकते हैं। और ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो हमने क्या किया, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वैल्यू रख दी। ठीक है, तो यहाँ पर आई आर रखा, ये फार्मूला बन गया एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो हमारे पास एक्चुअली में दो फार्मूले आ गए, एक एच इज इक्वल टू वी, एक ये फार्मूला है हमारे पास, और दूसरा फार्मूला क्या है हमारे पास, देखो ये दोनों फार्मूले की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। दूसरा फार्मूला है ये हमारा, ठीक है, दो। ये जो हीट निकालने का ये वाला फार्मूला है, ये केवल, ये लगभग हर कंडक्टर पे काम करता है। ठीक है, ये हर टाइप के कंडक्टर, फॉर एवरी कंडक्टर काम करता है, एवरी कंडक्टर। ये चाहे कैसा भी कंडक्टर हो, सबके लिए यूज करो, ओमिक हो चाहे नॉन ओमिक हो। लेकिन ये वाला केवल ओमिक कंडक्टर के लिए काम करेगा। किसके लिए, ओमिक कंडक्टर के लिए। कैसे कंडक्टर के लिए, ओमिक कंडक्टर पे काम करता है। ठीक है, तो अभी खैर आपके लिए इतनी समझनी ज़रूरी नहीं है, काफ़ी है इतना समझना आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, इस फार्मूले को हम और कैसे लिख सकते हैं। तो क्या है, एक बार हम क्या करें, ओम्स लॉ रख के ये फार्मूला ड्राइव कर ही चुके हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसी फार्मूले में चाहे तो फार्मूला ऐसे लिख लो, और चाहे तो क्या करो, हमने फार्मूले में क्या पढ़ा हुआ है, आई की वैल्यू, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है ना। तो हम आई की वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने, तो फार्मूला क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर टी। दो फार्मूले बन गए। ठीक है, तो एक और फार्मूला भी हम बना सकते हैं, ये तीसरा फार्मूला हो गया हमारा। ठीक है, तो देयर आर 3 फार्मूलाज विच कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि जो हीट का फार्मूला इन टर्म ऑफ, ये किस में है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड टाइम। ठीक है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला किस टर्म में है, करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। ये फार्मूला किस टर्म में है, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और टाइम। तो आपको न्यूमेरिकल में जो चीज़ें दी होंगी उस हिसाब से हम हीट का फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। एक फार्मूला किसके टर्म में है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम। दूसरा फार्मूला करंट, रेजिस्टेंस और टाइम। तीसरा फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और टाइम के टर्म में है। ये बात समझ में आ रही है।
क्लियर है सबको? ये बात जब आप फार्मूला लिखेंगे तो आप ये जरूर लिखेंगे, दिस फार्मूला इज इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस INT एंड दिस फार्मूला इज इन टर्म ऑफ IRT। वैसे दिख भी रहा है, लेकिन ये इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि हम जब न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो हम जो हमें दिया होगा हम उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जेम्स प्रेस्कॉट जूल के बारे में कुछ बताया गया है, आप इनके बारे में पढ़िएगा। एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल कि मैं जो भी वर्क आपको बोलता हूँ वो कोई भी वर्क आप मुझे वीडियो वाला करके नहीं देते हैं। एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज़ जो भी वर्क मैं बता रहा हूँ उसे करके दिखाया करो। ऑनलाइन उसका कोई वीडियो बना दिया करो, ऑनलाइन उसको कैसे भी नोट करके प्लीज़ मुझे सेंड किया करो, ताकि मुझे भी कुछ विश्वास हो कि आपने बहुत ध्यान से सारा लेक्चर सुना। ठीक है, तो आपका होमवर्क है जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इनकी खासियत क्या थी, इनको हम क्यों पढ़ें, क्या था इनका नाम पूरा। वैसे ये मैंने बता ही दिया है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल था, लेकिन इससे ज़्यादा जानने का काम मैंने आपको दिया है और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मैंने इस स्लाइड में आपको दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब टर्म है इलेक्ट्रिक पावर। अब टर्म क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। पावर होती क्या है? मान लिया कि आपके घर पे मज़दूर लगाने के लिए आपको 2 मज़दूर लेने जाना है। ठीक है, अब जो मज़दूर दे रहा है, थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं हम, या 2 मज़दूर जो है उनमें से एक मज़दूर जो है वो कह रहा है कि मैं सर एक दिन में 1000 ईंट उठाऊंगा, और दूसरा मज़दूर कह रहा है कि मैं एक दिन में 2000 ईंटें उठाऊंगा। तो आप कौन सा मज़दूर लाना पसंद करोगे? जहाँ तक है 2000 ईंट उठाने वाला। क्यों? क्योंकि वो कम टाइम में ज़्यादा काम करेगा ना। तो जब कोई आदमी कम समय में ज़्यादा काम करता है तो हम क्या कहते हैं? उसकी पावर ज़्यादा है। और जब कोई उतना ही काम ज़्यादा टाइम में करता है तो उसकी पावर उसके पहले वाले बंदे के कंपैरिजन में कम हो जाती है। यही तो होता है। तो पावर क्या होती है? रेट एट विच करंट इज़ यूज्ड। हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं, अगर हम ह्यूमन पावर की बात कर रहे होते तो क्या होता है? रेट एट विच वर्क इज़ डन। ठीक है, रेट एट विच वर्क इज़ डन, या वर्क रेट ऑफ वर्क, कुछ भी कह लो। तो इलेक्ट्रिक करंट जब कुछ वर्क करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। क्या कहेंगे? पावर। जब हम मोटर ख़रीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि इतने हॉर्स पावर का मोटर है, 10 हॉर्स पावर का मोटर है। गाड़ी ख़रीदते हैं तो क्या होता है? गाड़ी में भी इंजन हॉर्स पावर के होते हैं। ठीक है, तो ये हॉर्स पावर, ये पावर कहाँ से आई? ये सारे वर्ड हमने ये यूज़ किए हुए हैं, हमें ये बताते हैं कि इसके अंदर इतनी पावर है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम होता है ना, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क को हम किससे डिनोट करते हैं? एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, I²RT। तो I² RT करें हम, और अपॉन टी और कर दें तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा ना। तो कितना बचेगा आपका? आप कैलकुलेट करें इसे तो W = I²RT। तो टी से I²R बचा आपका। कितना बचा? I²R। ठीक है, कितना बचा? I²R। ये कट कर दीजिएगा, यहाँ टी जो बना हुआ है, I²R बचा केवल। ठीक है, तो और अगर हम इसका और फार्मूला देखना चाहें तो ये फार्मूला किसके बराबर होता है? अब देखो, ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो देखो हमारा फार्मूला क्या आया है? पावर इज इक्वल टू क्या आया है? I²R। ठीक है, टी नहीं आया है, ये यहाँ पे धोखे से लिखा हुआ है मिस प्रिंट, इस टी को मत नोट कीजिएगा। ठीक है, I²R। तो V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है ना। तो इसमें कितने हैं? I इंटू R। तो इस IR को हम क्या लिखते हैं? V। तो ये क्या हो गया? I इंटू V हो गया ना, I इंटू V। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। इसे थोड़ा मैं अलग बना दे रहा हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर समझ लेते हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है? I² RT अपॉन टी। टी से टी कैंसिल, कितना बचा? I²R। तो इसे हम क्या लिखेंगे? I इंटू R लिख सकते हैं ना। और V बराबर क्या होता है? V बराबर IR होता है ना। तो हम इस IR की जगह पे क्या लिख सकते हैं? V। और ये पहले से ही I है ही, तो ये क्या हो गया? P इज इक्वल टू I इंटू V। बन गया ना हमारा फार्मूला। तो ये आप नोट कर लीजिएगा।
अब इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, 1 वाट या वाट होती है। क्या होती है, वाट। आप ये पहले भी पढ़ चुके हो। 1 वाट कितने के बराबर होता है, अगर हम ये जो फार्मूला हमने निकाला है V और I, ठीक है, इस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर दें, 1 वोल्ट, कितना कर दें, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और उसमें करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा हो, 1 एम्पियर, ठीक है। अगर किसी सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने पर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर पा रहा हो, तो इसका मतलब उस डिवाइस की पावर 1 वोल्ट है, ठीक है। तो 1 वाट ऑफ पावर व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, ठीक है। तो अगर वो कितनी बिजली खींच लेता है, यानी कि अगर आप कोई डिवाइस लगाया आपने लाके और उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, मान लिया कि ये एक सर्किट है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस आपने डिवाइस लाके लगाया और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया आपने, मान लिया 1 वोल्ट, कितना दे दिया, 1 वोल्ट, और इसे लगाते ही आपका करंट कितना फ्लो हुआ, 1 एम्पियर, कितना हुआ, 1 एम्पियर का। तो इसका मतलब इस डिवाइस की पावर कितनी है, 1 वाट, कितनी है, 1 वाट। क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं। अब इस फार्मूले को हमने आपको बताया है कैसे कैसे लिख सकते हैं। P इजिकल टू VI हम लोग पहले ही डिनोट कर चुके हैं। अब P इजिकल टू आई स्क्वायर आर कैसे होगा, ये निकाल के देखते हैं हम लोग, ठीक है। P इजिकल टू आई स्क्वायर आर कैसे फार्मूला बनेगा, डिनोट कर चुके हैं। ये दो फार्मूले हमारे पहले ही हो चुके हैं, ये वाला और ये वाला, ये दो लास्ट वाली स्लाइड में हम बना चुके हैं। तीसरा वाला फार्मूला बनाना है, ठीक है। तो हम इसे बनाते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते हैं। I बराबर क्या होगा, V अपॉन आर। क्यों होगा, क्योंकि V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो I बराबर V अपॉन आर हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर पहले से ही एक है, तो एक आर से एक आर कटा, कितना बचा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमारे 3 फार्मूले हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। आप इसे नोट भी कर लीजिएगा, जो मैं इस पर लिख के समझाता हूँ इसे नोट कर लीजिएगा। अब ये 1 किलोवाट आवर ये एनर्जी की यूनिट है जो हम यूज़ करते हैं कमर्शियली। दिस इज़ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी 1 किलोवाट आवर। ये किसके बराबर होती है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होती है, ठीक है। ये याद रखने की ज़रूरत है और ये बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज़ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। हम अपने घर पे जो मीटर होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो किलोवाट आवर में ही निकालते हैं। तो हमने देखा होगा हमारे घर पे कितने वाट का कनेक्शन है, हम क्या बताते हैं, 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का, यानी कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है 1 घंटे में। अब एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी मतलब जो डिवाइस है उसमें हम जो इनपुट दे रहे हैं उससे वो कितना रिजल्ट हमें देती है, ठीक है। तो ये फार्मूला एफिशिएंसी का क्या होता है, एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट। आपने जितनी एनर्जी दी, मतलब आपने मान लिया कि 100 वाट एनर्जी दी और उसने बिजली कितनी चेंज की, मान लिया कि 50% उसने उससे वर्क करके दिया, ठीक है, 50% वर्क किया, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो एनर्जी कितनी हो गई, 50%। कितनी हो गई, 50% काम कर रहा है, 50% एनर्जी वेस्ट हो रही। और किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी में तो नहीं होती, क्योंकि आधी एनर्जी तो हीट साउंड इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि किसी की भी एफिशिएंसी 100%, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। 100% एफिशिएंसी किसी भी डिवाइस की नहीं होती है, क्योंकि कुछ एनर्जी किस में चली जाती है, एनर्जी जो होती है वो किस में डिवाइड हो जाती है, कुछ का तो वर्क हो जाएगा, कुछ से तो वो काम करेगी, और कुछ से वो हीट प्रोड्यूस कर सकती है, साउंड प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे जब मोटर चलता है तो केवल पानी ही ऊपर नहीं खींचता, बल्कि आवाज़ भी आती है, मोटर गर्म भी हो जाता है ना। तो काम तो वो उतनी एनर्जी से हो रहा है, तो वो गर्म भी हो रही है, चल भी रहा है, पानी भी खींच रहा है, तो एनर्जी 100% तो नहीं मिलने वाली ना रिजल्ट की फॉर्म में। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, परसेंटेज ऑफ आउटपुट टू एन इनपुट। आपने जितनी एनर्जी दी उससे कितना वर्क हुआ, दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स थे जो रह गए थे, मैंने आपके करवा दिए हैं। इसके अलावा अगर कुछ रह जाएगा तो मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा, लेकिन आपका यहाँ तक पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। आप सारे कंटेंट को पढ़िए, सारी थ्योरी तैयार कीजिए
है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि मैं आपका एक असेसमेंट लूँगा, एक प्रोजेक्ट वर्क दूंगा, वो आप मुझे करके देंगे और टाइम दूंगा जिससे मैं ये असेसमेंट कर सकूँगा कि आपने इस टॉपिक को कितना समझा। ठीक है, लिसनिंग केयरफुली। थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू स्टूडेंट।